बात करते हैं। भागवत धर्म का पताका देश के कई राज्य में पहुंचने वाले संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज का समाधि समारोह अब देश में नहीं बल्कि विदेश में भी मनाया जा रहा है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी का समाधि महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत नामदेव महाराज जी की चरण पादुका साईं बाबा मंदिर से लेकर श्री महामरिमान मंदिर पहुंची और भारतीय नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही संत नामदेव महाराज जी की चरण पादुका की विधिवत पूजा आरती की गई और अभिषेक भी किया गया। इसके साथ ही स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज जी का कीर्तन सेवा संपन्न हुई, जहां इंडियन आइडल जगदीश चौहान, शास्त्रीय गायक रामेश्वर डांगे, गायिका गायत्री गायकवाड़ की भजन संध्या भी संपन्न हुई और महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि मलेशिया में रहने वाले भारतीय नागरिक और मलेशियन नागरिकों का सम्मान और उन्हें ग्रंथ का वितरण भी किया गया। विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी की जो चरण पादुकाएं है वो मलेशिया में पहुंची है और मलेशिया में संत नामदेव महाराज जी का जो पुण्यतिथि समारोह जो है यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मलेशिया के इसी देवी माँ के मंदिर में जो है यहाँ पर संकीर्तन यहाँ पर स्वामी भारतानंद सरस्वती जी का संपन्न हुआ है। यहाँ पर बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जो है ये पुण्यतिथि उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर भजन कीर्तन और हरिनाम के गजर में पूरे मलेशिया शहर में से दिंडी लेकर ये मंदिर में दिंडी सबसे सुबह पहुंचे और उसके बाद पूजा विधिवत पूजा होने के बाद यहाँ पर कीर्तन संपन्न हुआ। मेरे साथ मलेशियन जो भारतीय नागरिक जो मलेशिया में रहते उन्होंने भी मराठी लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ा स्वागत यहाँ पर इस नामदेव महाराज जी के चरण पादुका का किया। और कैसा आप देखते हैं, क्योंकि नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि यहाँ पर संपन्न हो रही है? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं पालकी सोहरा मिस किया था इंडिया में, बिकॉज मैं मलेशिया में रहता हूँ। तो मुझे आज इतना अच्छा लगा जो मलेशिया में दिंडी निकल रही थी, तो मुझे बस इतना गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। भारतानंद सरस्वती जी महाराज जी का कीर्तन संपन्न हुआ। महाराज जी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है ये पुण्यतिथि मनाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो बचपन से ही इसी संप्रदाय में हूँ और कीर्तन प्रवचन कथा व्याख्यान करता रहता हूँ, लेकिन देश विदेश में भी जाना आना होता है, प्रवचन वगैरह किया हूँ अन्य देशों में, लेकिन मेरा भी पहली बार विदेश में। और यहाँ मलेशिया की धरती पर संत नामदेव महाराज जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर यहाँ पर विधिवत पारंपरिक वारकरी संप्रदाय का कीर्तन संपन्न हुआ। इस बात का मुझे बहुत गर्व है, खुशी है और ये सभी श्रेय जाता है हमारे भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन द्वारा ये विश्व भ्रमण दिंडी है। आपने कीर्तन में कहा कि सभी संतों के आचार विचार जो है बल्कि भारत में नहीं हर देश में जाने चाहिए। आपने पाकिस्तान की भी बात। हाँ बिल्कुल, मलेशिया में अभी कीर्तन संपन्न हुआ, श्रीलंका, और मेरी इच्छा है, मैंने कीर्तन में तो मेरी इच्छा बताई, और पाकिस्तान में भी, वहाँ भी हिंदू है और हरि नाम के लिए कोई देश प्रांत साधु संतों के विचार और हमारे भारतीय संस्कृति कल्चर जो है ये महान है दुनिया में। जगदीश जी बहुत ही सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर ऐसा कीर्तन को आपने साथ दिया। लग नहीं रहा था कि मलेशिया में कीर्तन ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही सफल रहा। कैसे दिखा? कीर्तन तो सिर्फ मलेशिया में नहीं पूरे विश्व में हो सकता है, क्योंकि कीर्तन ये कोई किसी एक देश में बांधा जाए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे संत वाणी है कि अवघे विश्वची माझे घर, और ये कीर्तन की जो परंपरा है आज से नहीं, ये अनादिकाल से चलती आ रही है परंपरा है। और ऐसे तो प्रोग्राम बहुत विदेश में होते हैं, लेकिन विश्व भ्रमण दिंडी जो हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जो संतवाणी यहाँ पे गाने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और ये अवसर जिनकी वजह से प्राप्त हुआ है हमारे भक्तिपथ फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हमारे शेष जी महाराज, इनकी वजह से, और हमारे भारतानंद सरस्वती जी महाराज
बहुत खुशी है और बहुत आनंद ले रहे हैं भजन गा के। बिल्कुल, यहाँ पर भजन कीर्तन गाते हुए संत नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि का जो महोत्सव है वो यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज दिन भर जो है कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत को लेकर भी शाम को प्रोग्राम रखा गया है। कई ग्रंथों का वितरण भी किया जाएगा। कई लोगों को यहाँ पर मलेशियन नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो संतों के जो आचार और जो संतों के जो विचार है वो हर देश में पहुँचाने का काम जो है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम है वो यहाँ पर ये सभी साधु संत और वारकरी संप्रदाय और सभी गणमान्यों द्वारा जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, मलेशिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक नाबालिग बच्ची से गैंग रेप का मामला सामने आया। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसडीएम सोहावल राजस्व कर्मियों के साथ भदरसा पहुंचे और आरोपी सपा नेता मोहित खान की जमीनों की पैमाइश हो रही है। सरकारी जमीन पर अगर अवैध बिल्डिंग मिली तो बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं नाबालिग के परिजनों को सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता और साथ ही नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और समाजवादी पार्टी नेता जयसिंह राणा और साथ ही एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली नगर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला महिला अस्पताल जाकर के पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी दी जा रही थी। आपको बता दें कि थाना पुरा कलंदर के पिपरी भरतकुंड निवासी राम सेवक दास ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। जिला अस्पताल में फिलहाल महिला का इलाज अभी जारी है। पीड़िता वहां पर इस वक्त मौजूद है और उसका इलाज वहां पर किया जा रहा है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, पूरे मामले को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आता है और इसमें सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी के नेता इसमें मौजूद है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में सपा नेताओं का ही रोल रहा है। उन पर आरोप भी लगा है। सपा नेता जो दुराचारी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके यहाँ काम करने वाले राजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सब सपाइयों ने कल देर रात अस्पताल पहुंचकर पीड़िता की मां को, उसके पिता को धमकी देने की कोशिश की। वो बिस्तर पर है, वो 2 महीने की गर्भवती है बच्ची। हालात बहुत चिंताजनक हैं। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है पुलिस ने, जिसमें चेयरमैन भदरसा और एक और उनके साथ युवक था जयसिंह राणा और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये भी फरार हैं। कल राजस्व की टीम गांव पहुंची थी और मुख्यमंत्री के आदेश पर अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसओ और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया था। कल राजस्व की टीम ने उसके जमीनों की और उसके फैक्ट्री की और बेकरी की पैमाइश की है और अब जल्द ही उसके घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी हो रही है। आज निषाद समाज से, चूंकि वो बेटी निषाद समाज की है, तो निषाद समाज के मंत्री अनिल निषाद उनके बेटे वो पहुंचेंगे 11 बजे, उस पीड़िता से मुलाकात करेंगे। तो सियासत तेज चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऐसे लोगों का इसमें नाम जुड़ा हुआ है जो अपने आप को सफेद पोश नेता कहकर समाज का अगुआ कहते थे, लेकिन इनके चेहरे की पोल खुल गई है। ये दरिंदे थे जो अब सामने आए हैं, जिन पर अब कार्रवाई हो रही है, जिनको उस 12 साल की मासूम की पर तरस नहीं आया, अब उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम कर रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर इस पूरे मामले पर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साथ ही बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का इस पर पूरा क्या कहना है? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जिस तरीके की ये घिनौनी करतूत की गई है? देखिए, जो मुख्य आरोपी बेकरी मालिक है जिस पर आरोप लगा है, जिसने दरिंदगी की है,
वह यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद का बहुत करीबी है। उनके साथ कई पार्टी मीटिंगों में अक्सर उनके घर आना जाना सांसद का रहा है और सांसद की तरफ से किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया। समाजवादी पार्टी अगड़े पिछड़ों सबकी राजनीति की बात करती है, लेकिन उसके एक भी नेता का अभी कोई बयान नहीं आया, ना ही अखिलेश यादव ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो कुल मिला के ये समझ लिया जाए कि कुछ चंद वोटों के लिए समाजवादी पार्टी के लोग के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो अपनी आत्मा बेच चुके हैं। उनको उन 12 साल की मासूम बच्ची नहीं दिखाई पड़ रही है जिसके साथ यह दुर्दशा हुई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपकी वहीं पीड़ित परिवार से या फिर पीड़िता से बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? देखिए, पीड़िता जिला अस्पताल में है और वो सुरक्षित है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। चूंकि कल रात में चूक हुई है, 11 बजे पुलिस से 3 लोग अंदर घुसे थे और दबाव बना रहे थे समझौते का। तो लेकिन पीड़िता का चूंकि कोई बयान अभी नहीं आया, बहुत छोटी बच्ची है वो और वो बोल भी नहीं पा रही है। उस हिसाब से उसकी मां का बयान जरूर आया था, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी उसका यही कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, इनको बख्शा ना जाए। अब चूंकि भाजपा के तमाम स्थानीय नेता भी, जो भी युवा संगठन है वो आंदोलित है, हिंदू संगठन है वो भी आंदोलित हैं। तो कुल मिलाकर अब सरकार पूरी तरह से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है जो इस पूरे मामले में आरोपी थे और जो भी उसके आरोपियों के सहयोगी थे। चलिए धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल रामपुर पहुंचे, जहां भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ था। श्रीखंड महादेव मार्ग और मंडी में बादल फटने से कई लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं 52 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शिमला जिले में 36, कुल्लू में 9 और मंडी से 7 लोग अभी लापता हैं। भयंकर बाढ़ में 26 घर और दुकानें समेत बह गए आधा दर्जन पुल। चंबा के राजनगर और लाहुल के जाहलमा में भी बादल फटने से बेहद नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव मार्ग पर बुधवार आधी रात को नैन सरोवर और भीमड़वारी में बादल फटने से सैलाब आए थे। और वहीं शिमला और कुल्लू जबकि मंडी के राजवन में बादल फटने से बाढ़ ने जिला में भारी तबाही मचा दी है। तीनों जिलों में बाढ़ में 56 से ज्यादा लोग बह गए हैं। और आपको बता दें कि 3 जिलों में बाढ़ से हुई तबाही में 20 घर, 6 दुकानें और 6 पुल और 18 वाहन बह गए हैं, जबकि 2 बिजली प्रोजेक्ट और एक बांध को नुकसान हुआ है। इसके अलावा चंबा में राजनगर और लाहुल के जाहलमा में बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। बिंदल ने बताया है कि एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग की मदद से लापता लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार और केंद्र नेतृत्व भी इस पूरी घटना को लेकर के सतर्क है और लगातार सरकार के साथ संपर्क में है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों का कुशल क्षेम जाना और उनकी समस्याओं भी सुनी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में कुदरत का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि बादल फटने से बाढ़ में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 49 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।